हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में धीरे धीरे हम स्टेप वाइज जा रहे हैं, छोटी छोटी एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए। तो हमने पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर 0 0, ठीक है, और यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बिठा देते हैं अपना Z1 और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं R1 ये सीख लें। ये घुमाया किसको, पाया वो ऊपर, ठीक है, घुमाया किसको Z1 प्लस Z3 Z1। रिजल्ट याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस बताओ तो इधर तो -4 e की पावर -i/4 पाओगे, cos ऑफ -5/4 प्लस i जो डिस्टेंस होगी। एक डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन PB ये -PB। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में धीरे धीरे हम स्टेप वाइज जा रहे हैं, छोटी छोटी एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए। तो हमने पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को देख लिया था, मॉडुलस और आर्गुमेंट को इससे पहले देख लिया। तो आज के लेक्चर में अब हम रोटेशन थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज कोनीज मेथड, एंड इसके आगे फिर हम nth रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनीज मेथड पर रोटेशन वाले सवाल आते हैं, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरी तरफ घुमाकर एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पाया जाता है। तो बिल्कुल आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। तो आगे शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोनीज मेथड बोलते हैं या फिर रोटेशन थ्योरम इसे बोलते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल इस पर भी बनते हैं। कोनीज मेथड, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया है? एक तरीके से मैं तुमको थोड़ा सा वापस ले चलता हूं, पुरानी बात याद दिलाता हूं। कोनीज मेथड आया क्या? क्योंकि रिसेंटली तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है सबने, बोलो बातें नहीं। रिसेंटली स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो पहली पॉइंट मैं आपको स्ट्रेट लाइन से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो स्ट्रेट लाइन में आपने देखा था एक पैरामीट्रिक फॉर्म, याद आ रहा है क्या? क्या यूज था इसका पैरामीट्रिक फॉर्म का? पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज ये था कि किसी भी नोन पॉइंट से, ठीक है, x1 y1 से कुछ r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेना हो तो हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले सकते थे, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या होगा, रोटेट करेंगे वो चीज अलग है। तो यानी कि जैसे r डिस्टेंस पर किसी थीटा एंगल पर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए थे, कोई नया पॉइंट चाहिए होता था, तो आप कैसे बेसिकली एक तरीके से इसको आप ऐसे देखिए कि ये इधर से इधर घुमाया गया है, आपको मिला कौन सा कोऑर्डिनेट, ये, यानी कि आप इसको x और y अगर लिख रहे हैं तो कल को x यहाँ पर कैसे लिखते थे आप? x1 प्लस r cos थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? और y को क्या लिखते थे? y1 प्लस r sin थीटा। तो बिल्कुल यही कहानी ये है कि यहाँ पर अगर नए कोऑर्डिनेट देखे जाए तो इसके नए कोऑर्डिनेट क्या हो गए, उसमें एडिशन किसने दिया? r cos थीटा का, उसमें इंपॉर्टेंस रहा r sin थीटा का। और बेसिकली e की पावर i थीटा आपका यही काम करता है, आप इस बात को ऐसे समझें। तो आते हैं कोनीज मेथड पर। कोनीज मेथड को अगर आपको समझना है रोटेशन, इनका कहना यह है कि अगर मान लीजिए हम ये ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन मतलब तुम समझ रहे हो 0 0, ठीक है, और यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बिठा देते हैं अपना Z1 और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं R1 e की पावर i थीटा 1, और इसको किसी ने किसी तो एंगल पे घुमा दिया, ठीक है, दैट मींस थीटा एंगल पर किसी ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और कोई नया कोऑर्डिनेट मिल गया Z2। तो रोटेशन थ्योरम है, नया कोऑर्डिनेट अगर Z2 मिल रहा है तो Z2 के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है, वो समझेंगे। फिलहाल हम मान लेते हैं R2 e की पावर i थीटा 2, और थीटा 2 थीटा 1 का मतलब समझ रहे हैं आप? थीटा 2 का मतलब ये है कि यहां से यहां तक का एंगल थीटा 2 और यहां से यहां तक का एंगल थीटा 1, बीच का एंगल ये। कहानी क्लियर? तो आप इसको ऐसे देखें, जब आपने घुमाया किसको, पाया क्या? तीन बातें ध्यान रखना, इसको हमने पाया, किसको घुमाया, इसको घुमाया, और कितना घुमाया वो इधर है ये, ठीक है, हिंदी में। अब बात यह है यहां लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखने का तरीका देखना। Z2 को पाया, किसको घुमाया? Z1 को, ठीक है, इधर मॉडुलस होंगे Z2 बाय मॉड Z1, हुआ कुछ नहीं अभी देखना। e की पावर, अच्छा इसकी जगह e की पावर i थीटा 2 लगा लूं, थोड़ी देर आप प्रूफ ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्या मैं ऐसे लिख सकता था? अरे भाई Z2 को हम ऐसे ही तो लिख रहे हैं, R2 का मतलब क्या? मॉड Z2। ये क्या हुआ? जस्ट डिवीजन हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बाद में समझेंगे, जैसे घुमाया पाया से हम याद रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा e की पावर i थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट इज थीटा लिख दूं। तो कहानी ये है, अगर Z2 को आपको देखा जाए तो Z2 का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1, e की पावर i थीटा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पुराने कोऑर्डिनेट, यानी कि Z1 को अगर इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको Z2 मिल जा रहा है। नहीं आया समझ में? तो अब इसको याद कैसे करें, बातें नहीं फिर से देखें, इस चीज को लिखना सीख लें। ये घुमाया किसको, पाया वो ऊपर, ठीक है, घुमाया किसको? Z1 को, इधर इन्हीं का मॉड आता है, और ये एंगल है कितना घुमाया,
तो ये आपको लगाना आना चाहिए बिल्कुल इसी तरह सवाल में, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको लगाना आना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए आगे चलते हैं, एक सिचुएशन दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है Z1 और इधर की तरफ कहीं पर है Z2 और किसी ने घुमाकर एक Z3 पाया, Z1 से घुमाया और इसको घुमाया था थीटा डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो आप इस ऐसा कभी डायग्राम बनता है तो इसका मतलब ये है कि Z3 Z2 ने जब, अच्छा इनका मॉडुलस अगर कई बार तो इन दोनों, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस कैसे लिखी जाती है वो भी देख लो, मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 लिखी जाती है। समझ में आया? इनके बीच की डिस्टेंस मॉड Z3 माइनस मॉड Z1, क्योंकि x2 x1 से घटेगा, तुम्हें समझ में आ रहा है, और रूट ऑफ फिर मॉडुलस लोगे तो वही आ जाएगा। तो लिखते कैसे हैं, किसको पाया, तो हमने पाया किधर है, जिधर ये तीर जाए उससे शुरू करना है, तो Z3 माइनस Z1 ऐसे लिखा जाता है। और कहा ये फाइनल है इनिशियल, ठीक है। और किसको घुमाया, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू फिर इनका ही मैग्नीट्यूड माइनस अपॉन इस तरह से, और कितने एंगल से घुमाया वो मल्टीप्लाई कर देना, बस बात समझ में आई। अब मान लीजिए इसमें Z1 और Z2 तुम्हें पता है तो Z3 पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा सॉल्व करके। तो ये आपका हो जाता है कोनीज मेथड। सबसे बढ़िया इसका एक यूज है, एप्लीकेशन जो होता है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, वो आपको कहीं आता है तो यूज हो जाएगा। इसका प्रूफ है पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है इसका यूज, एक रिजल्ट है क्योंकि सवाल बनाए जाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पर बेस्ड। अभी आप देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा थोड़े दिनों बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर मान लीजिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं Z1 Z2 और Z3, तो तुम्हें पता है कि इनकी Z3 मॉड Z3 माइनस मॉड Z2 बराबर होगा कि नहीं होगा, तो बेसिकली वो बराबर होते कट जाएगा अगर आप वहां देखें। और यहाँ पर इनके बीच का एंगल जैसे मान लीजिए ये कितना है π/3, तो हम यहाँ पर एक दो इक्वेशन लिखकर, जैसे मान लीजिए हमें Z3 पाना है तो हम लिखेंगे Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z2 को घुमाकर Z1, और मॉडुलस ये 1 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पर साइड आएगी ना, मॉडुलस मतलब उनकी साइड लेंथ, दैट इज ए, तो एक तरह से a/a लिख दूं, तुम समझ जाओगे कट गया वो, क्योंकि मॉडुलस लेते हैं इनटू e की पावर i π/3। अब क्या होगा, यहां से आप थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन आप बना सकते हैं किसी और से। मान लीजिए इसको इधर घुमाया तो इसको कैसे लिखेंगे, Z3 माइनस Z2, ठीक है, सॉरी पाया किसको ऊपर, सॉरी गलत हो गया, पाया किसको, इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2, तो लिखेंगे Z1 माइनस Z2, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में घुमाया जाता है वही हर बार घटता है। किसको पाया वो लिख लिया, और ये हो जाएगा Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू, अगेन साइड वही बनाएगी तो e की पावर अगेन i π/3 इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, रिजल्ट ये आता है, याद रखेगा डायरेक्ट, कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करके एक रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो रिजल्ट याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस बताऊं तो ये होता है, ये बेसिकली कोनिज मेथड से प्रूफ है। अब इसको थोड़ा e π/3 क्या है, आप बाद में मॉडुलस वगैरह लेकर सॉल्व कर सकते हैं, e की पावर i π/3 कंपेयर करके, ठीक है। चलिए, जैसे एक सवाल में इस पूरी चीज का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, और उससे पहले चलें तो इस बात को और भी समझ सकते हैं, एक और छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे वो बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव बाय आयोटा, मल्टीप्लिकेशन बाय आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मान लीजिए हम आयोटा, बेसिकली आयोटा अपने अंदर आर्गुमेंट कितना लेके बैठा है, π/2, ठीक है। तो जब भी किसी चीज से टकराता है तो उसको π/2 घुमा देता है। जैसे देखिए आर्गुमेंट, अगर हमारा z ये है, इसका आर्गुमेंट थीटा है, अगर हम i z इसको दे दें, कई बार वो कोऑर्डिनेट करते हैं ऐसे, बोलेंगे i z है, ये इसके वर्टिसेस है, तो i z का मतलब क्या होगा, ये हो गया। अब इसका आर्गुमेंट मतलब i z हो जाएगा, आर्गुमेंट देखा जाए तो आर्गुमेंट हो जाएगा आर्गुमेंट i प्लस आर्गुमेंट z बाय फॉर्मूला, तो क्या हो गया π/2 प्लस थीटा। इसका मतलब तुम समझो कि अगर आपका z यहां पर है तो i z अगर बनाना चाह रहे हो तो i z का मतलब हो गया 90 डिग्री पर घूम गया है वो, भले ही उसका मॉडुलस उतना ही रहा है लेकिन अब उसकी पोजीशन 90 डिग्री चली गई, भले ये डिस्टेंस बराबर रहेगी क्योंकि मॉड वैल्यू दोनों की बराबर है। समझ में आ रहा है? ऐसी चीजें जैसे ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन इसी प्रकार आप करा सकते हो, क्योंकि ओमेगा का अपना एंगल कितना होता है 2π/3, कल पढ़ाया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या आज भी बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो 2π/3 का शिफ्ट दे रहा है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में जब जुड़ता है तो वो एंगल बदल देते हैं क्योंकि एंगल्स जुड़ रहे हैं। चलिए, जैसे एक सवाल है, सवाल पर आए, अच्छा ये वही बात हो गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात फिर से दोबारा हो गई। ये सवाल है, देखो इस सवाल को पढ़े ध्यान से, एक बार पढ़ो, ये कोनीज मेथड पर बेस्ड सवाल है। कह रहे हैं ए मैन वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो पहले तो ये बता दो नॉर्थ साउथ किधर होता है, नॉर्थ साउथ इधर क्या होता है, ईस्ट वेस्ट,
तो आप ध्यान से समझिए, मैं कहानी शुरू करूंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ओरिजिन मान लूं 0 0 से कहानी शुरू हो रही है, तो कहां गया है, किस इधर गया है क्या, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर गया है ना, नॉर्थ ईस्ट में गया है। कितनी डिस्टेंस चला, 3 डिस्टेंस चला। कोऑर्डिनेट निकालने वाला ही सवाल आता है इस पर, तो देखना 3 डिस्टेंस चला यानी कि 45 डिग्री रहा होगा ये। आराम से चलते हैं। यहां पहुंचने के बाद इस पॉइंट पर, यानी कि इसके देखो, इसका मैं वो लिख सकता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए इसको मैं जेड नॉट मान लूं, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 3e⁻i π/4। नहीं आया तुम्हें समझ में, मॉड जेड मतलब कितना डिस्टेंस पर है और कितने एंगल पर है एक्स एक्सिस से, वो होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कितने एंगल पर है ये एक्सिस से, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यहां से फिर से कितना चला है, ये अगर हॉरिजॉन्टल फिर से ऐसे ही मानो मैं, क्योंकि बेस यही ले रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल ये रही। अब कितना किधर चलना है इसको, फ्रॉम देयर ही वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये रहा, यानी कि बिल्कुल यहां से अब एग्जैक्टली 135 डिग्री पर चलेगा। फिर मान ले बोले तो अगर इधर देखा जाए, ये एक्सिस ले ले तो ये 45 डिग्री है ना, तो अगर ये देखा जाए तो ये इधर 45 और ये 90 घुमा होगा, तो यानी कि ये 90 होगा क्या, बस इतना बता दो चेक करके, क्या 90 डिग्री होगा, होगा, ठीक है। इसके बीच तो यहां पर पहुंचा और इसके कोऑर्डिनेट ही मांग रहा है वो, डायरेक्शन टू रीच एट पॉइंट P। तो मान लेते हैं ये P पर पहुंचा और यहाँ पर Z है। अब हमें Z के वर्टिसेस ही चाहिए एक तरीके से, कि भाई Z के कोऑर्डिनेट क्या है, ये सब सॉल्व करके लिखे हैं। तो आप इसमें रोटेशन थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। आप इस पॉइंट देखो, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट क्या है 0, ये पॉइंट पता है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है ये भी पता है, और पाना किसको, इसको। तो आप कैसे चलोगे, इधर चले हम, जिसको पाना है ऊपर लिखना है, इसको हमें पाना है ना, किसको घुमाया, ये घुमाया, और ये बताएगा कितना घुमाया, कितना एंगल घुमाया, ठीक है। तो लिखता है इसको कैसे, वो याद रखना, लिखना आना चाहिए। तो पाया है हमने जेड को, तो दैट मींस जेड माइनस जेड नॉट ना, ऐसे गए ना, ऐसे तीर मारा है, तो जेड माइनस जेड नॉट अपॉन नीचे क्या आएगा 0 माइनस जेड नॉट। ओरिजिन को घुमाया ना, इधर से उठाकर ये पॉइंट को इधर रख दिया, ठीक है, नहीं आया। देन आपका अब यहां पर क्या होगा, मॉड जेड माइनस जेड नॉट और मॉड ऑफ जेड नॉट, ठीक है, इनटू ई की पावर कितना घुमाया, तो एंगल निगेटिव घुमाया है आपने, तो माइनस π/2 लगा दूं। उल्टा गए ना, हम तो एंटी क्लॉकवाइज लेते थे ना थीटा, 90 डिग्री उल्टा गए ना, तो हम ऐसे गए, ऐसे भी लगा सकते हो आप, थीटा जैसा है अपना चेंज हो जाएगा। अब आप यहां बताओ जेड माइनस जेड नॉट, क्या ये डिस्टेंस आपको दी नहीं है कितनी, तो यही तो है जेड माइनस जेड नॉट, एक तरीके से डिस्टेंस होता है, मैंने पहले बोला। तो ये हो गया 4, और मॉड जेड नॉट मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओरिजिन से, तो कितना 4/3 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा π/2, ये हो गया। अच्छा इधर बोलो एक मिनट, जेड माइनस जेड नॉट की जगह रख दूं मैं 3 की पावर i π/4, और माइनस जेड नॉट इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या, माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाई करेगा, तो दैट मीन्स इंटू 3, माइनस भी लगा लूं क्या, ई की पावर i π/4 मल्टीप्लाई करेगा इधर, समझ में, हमें जेड चाहिए। तो अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, बातें नहीं, 3 से 3 काट दूं, जल्दी से बताओ, 4 ई की पावर माइनस भी लगा लो, कितना बचा एंगल जोड़कर, एंगल जुड़ेगा ना, क्या घटेगा, माइनस π/2 से π/4 घट गया, कितना बचा माइनस π/4, तो ई की पावर i माइनस π/4 ओपन कर सकते हो चाहो तो, वरना इधर इसको भी भेज दो, तो माइनस इधर आकर प्लस 3 ई की पावर i π/4, क्या सही है, आ रहा कि नहीं आ रहा, ये इधर आके प्लस हो गया। अब एक मिनट, थोड़ी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खोल लेते हैं हम, तो -4 ई की पावर माइनस i π/4 खोल पाओगे, कॉस ऑफ माइनस π/4 और प्लस आई साइन माइनस π/4, ठीक है। तो कॉस माइनस π/4 कितना हो जाएगा 1/√2, ये रुको उसने कैसा लिखा है, उसने उसी में लिखा है ए की पावर i π/4 में, तो एक मिनट क्या करें, अब हम कुछ कॉमन ले लें क्या, e की पावर i π/4 कॉमन लिया क्या इन्होंने, तो e की पावर i π/4 हम भी कॉमन ले लेते हैं, e की पावर i π/4 बाहर ही निकाल लो, हो गया काम खत्म। तो 3 - 4, यहाँ से e की पावर π/4 जब जबरदस्ती लोगे तो e की पावर माइनस i π/2 बचेगा, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो e की पावर माइनस i π/2 बचा, अब इसको ओपन कर लो, तो हो जाएगा e की z इज इक्वल टू e की पावर i π/4 3, और ये कितना हो जाता है e की पावर माइनस i π/2, इसका मतलब समझे, निगेटिव y एक्सिस, e की पावर माइनस i π/2 मतलब माइनस आयोटा, ओनली माइनस आयोटा। तुम समझते हो ये चीजें, कि मैं बोलूं अगर तुमसे कल को सिर्फ आयोटा को पोलर में कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे e की पावर i π/2, सिर्फ माइनस आयोटा को कैसे लिखेंगे e की पावर माइनस i π/2, ये चीजें कुछ आप याद कर लो, ठीक है।
तो उसी प्रकार ये कितना होगा माइनस आयोटा, दैट इज प्लस, तो 3 + 4 आयोटा, और आपका है क्या कहीं कौन सा फोर्थ ऑप्शन है भाई, तो हमारे हिसाब से डी ना, डी आ गया। तो आप एप्लीकेशन समझे इकोनॉमिक्स मेथड का, लगाना सीखे क्या, लगाना कैसे, तो ये ऐसे सवाल कई बार बनाते हैं, इधर से उधर गए, इतने से डिग्री इधर गए, तो ये डिग्री का खेल है, किधर से भी किधर घुमाओ, बस आपको लगाना आना चाहिए कि पाया किसे, घुमाया कितना, ये ठीक है, देख लेना। आगे चलते हैं लोकस। तो लोकस बिल्कुल यहाँ पर मतलब कैसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि एक्स और वाई होता है कोऑर्डिनेट, आपके कर्व्स हो, जितने भी हाइपरबोला सर्कल वगैरह पढ़ रहे हो सब एक तरीके से कर्व है। तो पहली चीज यहाँ से बेसिक चीज से आप जानते ही हो कि अगर कोई जेड है तो अपने आप में भले ही आप उसको x + iy लिख रहे हैं, लेकिन दरअसल होता ये ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसी को ही बाद में आप cos थीटा आप sin थीटा से भी लिख सकते हो, बेसिकली r होना चाहिए साथ में, तो लोग इसको r सिस थीटा भी बोलते हैं। अगर देखें इसके कई रिप्रेजेंटेंट हैं, r सिस थीटा पोलार में लिखते हैं, कई लोग r e की पावर i थीटा लिखते हैं, या फिर आप इसी चीज को आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें तो r cos थीटा r sin थीटा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, सब एक ही कहानी, r की जगह mod z। बात यही है कि तुम्हें पता ही है x = ये डिस्टेंस r cos थीटा, क्योंकि r का कंपोनेंट आप एक तरीके से देखिए r sin थीटा, ठीक है। तो अब छोटी छोटी बातें पूछ लेता हूं, यहां से लोकस का मतलब होता है और ये है mod z। जैसे दूसरी चीज लोकस में जानना ये जरूरी, जैसे आप कोऑर्डिनेट में करते हो ना वैसे ही इधर जैसे लोकस होता है, वहां पी एच के लेते हो, यहाँ पर जेड ही एक्स वाई है, जेड के अंदर दोनों हैं, आप समझ रहे हो, जेड के अंदर एक्स वाई दोनों हैं, तो यानी कि वो लोकस जेड का पूछेंगे तो जेड में ही कर्व आएगा, या एक्स वाई में हो सकता है। जैसे मैं छोटी छोटी पूछूं, जैसे मैं बोलूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ जेड, क्योंकि वहां एच के लेते थे, जैसे वहां पर पी एच के बोलते थे फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आप बताओगे कि जेड की कितनी डिस्टेंस है। इसी प्रकार मैं वाई से पूछूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई एक्सिस, आप बताओगे कितना है, और जेड जेड अपने आप में कौन है, एक्स + iy, यही है, इसका ही लोकस निकाल रहे हैं। और जैसे मैं ओरिजिन से डिस्टेंस पूछूं कि ओरिजिन से डिस्टेंस, क्योंकि सवाल में मान लो दे देते हैं, तो जेड आपका यहां पर बैठा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी एक्स एक्सिस से कितनी है, ये ही तो है, ये क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड या इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वाई है ना, दैट इज वाई एक्स। तो एक तरीके से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, एक मिनट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यही डिस्टेंस है ना, ये वाई है ना, सही तो लिखा है इमेजिनरी ऑफ जेड, और ये रियल पार्ट ऑफ जेड। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, मॉड जेड, ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड जेड होती है। बात समझ में आ रही है, ये छोटी छोटी बातें, जैसे 3-4 और बातें आप लिख सकते हो। जब आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हो या मॉडुलस ले रहे हो तो डिस्टेंस हो ही गई। एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, कहीं पर भी 2 पॉइंट है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, mod z1 - z2 लिखते हैं, ठीक है। लोकस, ये सब आपके काम की बातें हैं। जैसे आगे चलकर आप इसमें एक सर्कल का भी इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो सर्कल पे चलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या और कुछ लोकस में अभी है, लोकस में और कुछ खास नहीं, ठीक है। वैसे हैं चीजें जो मैं बता देता हूं, आप ऐसा देखिए, तीसरा चौथा, जैसे आप ही बताइए कि मैं एक P हम लोकस लेते हैं, मान लीजिए PA = PB है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। P आपका Z है और ये मान लीजिए Z1 और ये Z2, यहां पर कोऑर्डिनेट A और B, तो मैंने अगर लिखा है PA = PB, दैट मीन्स क्या होगा, किसका लोकस आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भूल गए कि हर बार P का ऐसा लोकस जो इसकी डिस्टेंस बराबर रहे, तो यानी कि PA और =PB का मतलब क्या है, Z - Z2 mod mod Z - Z1। अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो ये लोकस किसका है, यहां से लोकस किसका आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तुम्हें समझ में आया कुछ? एक चीज चलता हूं आगे, मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पर या इसी में चलते हैं। अगर आपका मान लीजिए कुछ ऐसा लेते हैं, PA + PB पहले लेता हूं = AB, ये क्या लिखा है, और दूसरा PA। देखो आप थोड़ा सा इसको आपको देखना है,
दोनों चीजें करके, जैसे पी ए प्लस बी आपका वेरिएबल है, ए और बी फिक्स पॉइंट है, तो आप कुछ इस प्रकार से बताइए कि ऐसा कहाँ मैं पी लूँ ए और बी के बीच में कि दोनों का जोड़ ए बी के बराबर है, तो बीच में ही लेना पड़ेगा पी। बोलो पी ए प्लस पी बी, दैट मीन्स अगर इसको आप Z1 ले रहे हैं, इसको Z2 ले रहे हैं और पी मतलब Z का लोकस चाहिए, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए मुझे, Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2। अगर आपका Z1 माइनस Z2 हो जाए, यानी कि उनके बीच ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब Z1 माइनस, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम लोकस निकाल लेते हैं, तो ये किसका लोकस है, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन, यानी कि कई बार ऐसे ऑप्शन देते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसी प्रकार माइनस वाला भी सेम आप करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब एक और बात बताता हूं मैं इधर, इक्वेशन ऑफ सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप हेडिंग दे दें इक्वेशन ऑफ सर्कल, समझने का प्रयास करना, बहुत आसान है, क्वेश्चन अभी आएंगे इस पर। अगर मान लीजिए z माइनस ए इज इक्वल टू कोई r लिखता है, जैसे कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा है सेंट्रल फॉर्म, याद आया आपको, सेंट्रल फॉर्म में कैसे पढ़ा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंट्रल फॉर्म है। वैसे ही यहां पर भी यही सेंट्रल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये एक सर्कल है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सर्कल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा गया क्योंकि जेड के अंदर अपने आप एक्स वाई है। ए एक अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपका सेंटर को दिखाता है, तो सेंटर इज इक्वल टू यहाँ पर ए है। अब मान लीजिए इसके जो भी कोऑर्डिनेट हो, मुझे नहीं पता, मान लीजिए पी प्लस क्यू आयोटा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी कॉमा क्यू, समझ में आ रहा है तुम्हें। और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर होती है आर। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कहानी, जैसे मान लीजिए कल को एग्जांपल के तौर पर आपके सामने किसी दिन आ गया मॉड जेड माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4, तो ये इसका मतलब तुम समझ जाना ये क्या है, सर्कल है, नहीं आया, सर्कल है। और इसको बात अगर प्रूफ करना चाहो तो भी कर सकते हैं, वरना इसका सेंटर और रेडियस लिखना आपको आना चाहिए। जेड मतलब वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई होना है, अगर आप रखना भी चाहो तो एक्स माइनस, देखो यहाँ पर दिख रहा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, भाई मॉडुलस लोगे ना तो रियल का लिखते हैं ना, रियल जेड का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जो भी हो जाए 3 का होल स्क्वायर। तो वैसे भी आप सेंटर के लिए क्या करोगे, माइनस खींचा करो हमेशा, क्योंकि माइनस ये होता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ रहे हैं, 2 कामा माइनस 3, तुम देखो भी, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू रेडियस आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। तो बस रेडियस कितनी है, 4, 2 नहीं 4 ही होती, यहाँ पर आर ही होता है, रेडियस कितनी है 4, क्योंकि भाई इस तरह स्क्वायर करोगे ना रूट हटाने के लिए, उधर भी स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो जाएगा अपने आप, क्लियर है। तो ये एक सर्कल का जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अब कल को अगर मान लो कोई ऐसे लिख दे जेड माइनस ए लेस देन आर, तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड सर्कल, बोलो। और अगर मान लो कोई लिख दे जेड प्लस जेड माइनस ए ग्रेटर देन आर, तो ये आउटसाइड सर्कल के रीजन को दिखा रहा है। और अगर मान लो कोई बोले मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, क्योंकि एक तरीके से क्या है, वेरिएबल पॉइंट की किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रह रही आर के, तो दैट इज ओनली सर्कल। एक और दो आपको लोकस बता देता हूं मैं याद करने लायक, कि इसी में बढ़ा देते हैं कि अगर आपका पी ए प्लस पी बी यहां तो बराबर हुआ था ए बी के, पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन ए बी हो जाए, या रुको एक मिनट, पी ए प्लस पी बी ग्रेटर हो सकता है क्या, डायग्राम में समझे, पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा तो हो नहीं सकता, नहीं हो पाएगा, लेस करवाते हैं लेस ए बी कराएं, पॉइंट बाहर लेना पड़ेगा, पी ए, हाँ बाहर लेना पड़ेगा, यस इलिप्स बनेगा, बस ये कहना था, ए बी से बड़ा ले लें, यानी कि पॉइंट कहां जाएगा, अब इधर उधर शिफ्ट हो गया, पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा, तो ये आपका इलिप्स का इक्वेशन होता है, नहीं आया, कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अगला इसी प्रकार पी ए प्लस पी बी या पी ए माइनस पी बी लेस देन ए बी, रुको एक मिनट, एलिप्स होगा हाइपरबोला, मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट, बस लिखने वाली बात है, वरना ये बाद में आता है, इतना काम का नहीं है, इस पर सवाल नहीं आते, तो गलत ना हो जाए। ठीक है, लोकस कुछ डायरेक्ट रिजल्ट रहते हैं, बुक्स में भी दिए रहते हैं, किसी भी नोट्स पे उठाओगे आप मिल जाएंगे।
कहाँ है? पी ए माइनस पी बी लेस देन ए बी तो होता है, हाँ सही है, हाइपरबोला सही चल रहा था, ये हाइपरबोला को शो करता है। प्लस वाला ज्यादा हो तो ए बी इलिप्स होता है, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ लोकस ऑफ इलिप्स यस, बाकी चीजों में संभव नहीं है, अगर इसका लेस देखोगे तो संभव नहीं है, कम हो नहीं सकता, और इसका ग्रेटर हो नहीं सकता, तो ये बस दो चीजें याद रखना, यानी कि स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक और है यहाँ पर, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो आपका परपेंडिकुलर अर्थ हो गया था, तो अगर पी ए इज इक्वल टू के टाइम्स पी बी आ जाए कल को, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस, तो ये होता है अपोलनीय सर्कल, ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, अपोलनीय सर्कल, तो एक सर्कल है, ठीक है। ये कुछ लोकस है जो आपको याद रखने चाहिए। अब लोकस पे खत्म करने के बाद चलिए सवाल पर चलते हैं। लिखा क्या, बात समझ में आई? सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और ये छोटी छोटी लाइनें, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए सवाल देखें भाई, कौन सा है, मॉड जेड माइनस ए। हाँ देखो एक सवाल है, देखो लोकस ही एक तरीके से कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेट टू बी यूनिमॉडुलर इफ मॉड जेड इक्वल टू 1, ये तो बोल ही रहे हैं, कह रहे मॉड जेड अगर 1 होता है तो यूनिमॉडुलर बोलते हैं, तो बिल्कुल मॉड जेड जिसका भी 1 हो जाए उसे यूनिमॉडुलर बोलते हैं, मतलब यूनिट मॉडुलस। कह रहे सपोज जेड 1 एंड जेड 2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये चीज इज यूनिमॉडुलर, यूनिमॉडुलर का क्वेश्चन है। अगर कोई बोले आपको आकर कि जेड इज यूनिमॉडुलर, तो कल को सवाल में आप यूनिमॉडुलर का मतलब होता है जो इसका भी जेड हो तो उसका 1 आना चाहिए, है ना, यूनिमॉडुलर देन, तो इसका मतलब कल को कोई आकर इसको बोल देगा कि भाई ये तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ के घट के डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन करके कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो देगा, और वैसे भी सारे नंबर जितने भी सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, समझ में आया? रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, नेचुरल नंबर, तो जितनी पूरी गणित पढ़ते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करें, इसका हम काट देते हैं डिटर्मिनेंट कुछ इस प्रकार से, Z1 थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, और इसको उठा देके रख देते हैं 1। अब एक चीज और सुनना, कई बार जब आपको किसी चीज का मॉड जेड पता हो तो क्वेश्चन शुरू करने पहले उसका स्क्वायर से शुरू करना, क्योंकि मॉड जेड स्क्वायर होता है फॉर्मूला 1 जेड जेड बार, ठीक है। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो आप खोल सकते हो, तो यहां पर स्क्वायरिंग कर दें आप तो आपका सवाल बनेगा, ठीक है। स्क्वायरिंग करने के बाद यहां पर चलूं मैं, दैट मीन्स स्क्वायरिंग खुलेगा कैसे, वो खुलेगा ऐसे, Z1 माइनस 2 Z2, एक बार ऐसे ही लिख लें भाई, साथ में रहे वरना खो जाओगे आप, फिर मैं ढूंढ के नहीं ला पाऊंगा। और Z1 बार, जब बार लिखेंगे मतलब इसी का बार, तो सब पर बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं, तो आप प्रॉपर्टीज डायरेक्ट चल सकते हैं, तो माइनस 2 Z2 बार अपॉन 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट पर बार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये Z1 बार और Z2 हो गया फ्री, और मल्टीप्लाई करो और 1 करो, समझ में आया? स्क्वेयरिंग करने के बाद, और ये आप यूज करेंगे हमेशा जब भी किसी चीज का मॉड क्वेश्चन में दिया हो या यूनिमॉडल बोले, आपको ऐसे ही चलना है और कोई तरीका नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर और इसको उधर पहुंचा देते हैं, जल्दी इधर बोलो, ये हो जाएगा Z1 बार और माइनस 2 Z2 Z1 बार, माइनस 2 Z2 बार Z1, और इसका माइनस माइनस प्लस 4 Z2 Z2 बार, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर देखते हैं कितना आ रहा है, एक बार करवाओ भाई, कुछ गड़बड़ हो जाए तो बताना, माइनस 2 2 4 Z2 बार, और ये क्या कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, Z1 ही है ना, इसका इससे हो गया और इसका इससे हो गया, अब इसका इसके साथ तो हो जाएगा माइनस, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है ना, Z1 Z2 बार इंटू Z1 ना, इंटू Z1 बार, क्या यही आ रहा है, 3 हो जा रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, सही है, वहां पर Z1 ही है ना, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो 1 मिनट फिर से देख लेते हैं, 2 Z1 बार 2 2 जा 4 Z2 बार, अच्छा अब क्या होगा, इसका इसके साथ कर रहा हूं ना, सही तो है, अच्छा अच्छा, ओहो यार ये क्या हो जाता है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो ये कर लिया, हाँ इधर वही मैं सोचू ये हो क्या रहा है, 3 कैसे आ गए, 2 2 जा 4, वो ध्यान नहीं रहता है, मैंने सोचा इधर दिमाग में कई काम हो जाते हैं, 2 2 जा 4, जल्दी बोलो, अच्छा इसके साथ माइनस 2 Z1 बार Z2, और इसके साथ माइनस 2 Z2 बार Z1, देखो बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, बार थोड़ा भी चूक गए तो गलत हो जाएगा। अगला क्या आएगा, प्लस Z1 बार
और Z2 बार। अब समझना ये प्रॉपर्टी बहुत काम करती है। अब इधर देखो ये प्रॉपर्टी ही लगाकर कुछ चीजें डायरेक्ट आ जाएंगी। ये क्या हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर। अच्छा ये कट जाएगा क्या इस किसी से, देखो भाई -2 Z1 बार इधर है क्या, Z2 Z1 बार कट गया, ये कट गया इससे, ये भी कट जाएगा, फिर इससे कट गया, और ये क्या हो जाएगा 4 मॉड Z2 स्क्वायर। भाई साथ में रहें, कुछ नहीं तो देखते रहो, इज इक्वल टू 4 माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही। अब आप क्या करें, कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसा फीलिंग दे रहा है मुझे लग रहा है, नहीं हमें एक काम करते हैं मॉड Z1 बाई Z2 से डिवाइड कर दें क्या, स्क्वायर क्यूब क्वाड्रेटिक बन सकता है अगर आप Z2 मॉड Z2 स्क्वायर से डिवाइड कर दें, लेकिन 4 है बीच में। अच्छा इधर इसको ले जाएं तो भी नहीं बनेगा, कुछ तो बनना चाहिए था, कॉमन लो फिर एक तरफ ले जाकर, इसको इसके साथ लेते हैं, इसको इसके साथ मिल जाएगा मुझे लग रहा है। तो इसके साथ मॉड Z1 स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर बचेगा क्या, इधर देखें इसका इसके साथ, ध्यान से देखते रहें, और इसका इसके साथ उधर गया तो +4, ये क्या आएगा मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या देखें क्या हुआ है, समझ में आया, ये इसके साथ। ठीक है अगले स्टेप में चलें, तो मुझे लग रहा है ये कॉमन लूंगा अब मैं, तो Z1 स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। ठीक है और हमारा कॉमन क्या आएगा Z2 स्क्वायर माइनस 1। अगली साइड में चलूं तो आप क्या लिखोगे मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 1, और क्या लिखोगे मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से आ रहा है मॉड Z2 इज इक्वल टू 1 और यहां से आ रहा है मॉड Z1 इज इक्वल टू 2। मॉड Z1 डिस्टेंस होती है तो -2 नहीं लिखेंगे। अब सुनो क्वेश्चन पर चलते हैं वापस, क्या कह रहा था यूनिमॉडुलर द पॉइंट Z1 लाइज ऑन ए, हाँ ये भी कह रहा है एंड Z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर। Z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर मतलब मॉड Z2 1 आप नहीं ले सकते, यानी कि ये चीज नहीं है, तो ये नहीं है तो फिर ये सही होगा फिर। ठीक है तो मॉड Z1 इज इक्वल टू 2 और Z1 इसका मतलब कहां लाई कर रहा है वो पूछ रहा है, तो मॉड Z1 अभी भी तुमको पढ़ाया, आप खुद बताओ मॉड Z माइनस ए इज इक्वल टू R अगर सर्कल होता है तो मॉड Z इज इक्वल टू सिर्फ R लिखा हो, R मतलब कांस्टेंट, तो ये एक सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और जिसकी रेडियस क्या होती है R होती है, तो लोकस का क्वेश्चन है, तो आप ही बताओ इसका सेंटर क्या है 0 0 एंड रेडियस इज 2, तो पीछे देखो कौन सा ऑप्शन है सर्कल ऑफ रेडियस 2 ना, √2 मत लगा देना, इसलिए √2 भी लिखा है, कोई बच्चा जल्दबाजी में वो R स्क्वायर याद रहता है, तो ये लोकस का क्वेश्चन हो जाता है। लोकस समझ में आया आपको, तो ऐसे छोटे छोटे अभी सर्कल के और भी क्वेश्चन मिलेंगे, आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल बता ही दिया मैंने, इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ाने की जरूरत नहीं, तो मॉड Z माइनस ए इज इक्वल टू R सर्कल होता है, सेंटर आपको लिखना आना चाहिए है ना, सेंटर कैसे लिखता है A, अब A जो भी हो मान लो P, Q जैसा है, कुछ भी है वो दिया होगा, और रेडियस इज R। अच्छा यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, कई बार वो मैक्सिमम मिनिमम आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर दो तरीके के सवाल बनते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z ऐसा वाला सवाल पूछते हैं, एक सवाल की फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम आर्गुमेंट वाला Z, दूसरा इस पर एक और सवाल बनता है जो पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस वाला Z, यहाँ पर Z ही पूछते हैं, या रेंज ऑफ Z, रेंज ऑफ, यहाँ पर रेंज ऑफ Z वाले क्वेश्चन अभी आपको सवाल मिलेंगे। कहानी ये है, आप यहां पर शुरुआत से समझें, दो सर्कल पर कहानी कैसे आती है। जैसे मान लीजिए कोई अगर लिख रहा है एक सर्कल लेते हैं, मान लेते हैं मॉड Z इज इक्वल टू R है, ठीक है, तो इसका मतलब 0 0 और बढ़िया तरीके से, या कुछ और मान लीजिए मॉड Z माइनस ए इज इक्वल टू R मान लेते हैं, यानी कि A पर इसका कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए ओरिजिन कहीं है, तो ओरिजिन से ऐसे आप दो टेंजेंट डाल सकते हो। देखो मैक्सिमम और मिनिमम आर्गुमेंट के लिए बात बता रहा हूं, तो पहली चीज, पहला वो मैक्सिमम मिनिमम आर्गुमेंट वाला कि आपको ऐसा Z इस पर ढूंढना है, क्योंकि Z कौन कहां घूम रहा है, Z तो इस पर ही घूम रहा है, यानी कि वो एक सर्कल देंगे और बोलेंगे ऐसा Z बताओ जो मैक्सिमम आर्गुमेंट रख रहा हो, तो दो Z ऐसे मिलते हैं कि ये Z है, दैट इज ये मिनिमम आर्गुमेंट वाला Z है, ठीक है, और इसका मैक्सिमम है क्योंकि इससे ज्यादा आर्गुमेंट ले ही नहीं, क्योंकि Z इस पर घूम रहा है। तो मैं बोलूं कि Z का कब सबसे ज्यादा एंगल होगा सर्कल पर, तो वो मैक्सिमम वाला यहां पर होता है, यानी कि आर्गुमेंट अगर मैक्सिमम देख रहे हो Z का, वो यहां मिलता है। ये कैसे मिलेगा, कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, वो रेडियस वगैरह से हो जाता है, समझ में आया। ये बेसिकली क्या है, यहाँ से डिस्टेंस सेंटर से मिल जाएगी ओरिजिन से, ये रेडियस हो जाएगी, ये मिल जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो ऐसे करके वो कोऑर्डिनेट मिल जाता है। बेसिक सवाल है, पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये आता है रेंज वाला। रेंज वाला कैसा होता है कि किसी भी
का रेंज, जैसे मान लीजिए इसको सवाल में ही समझाऊं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, ऐसा समझना थोड़ी डिफिकल्ट है। आइए सवाल में ही चलते हैं, शुरू करें, आराम से चलते हैं, रुक जाओ, इस पर बाद में आते हैं। जैसे ये एक सवाल है, आसान सा सवाल करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहानी ये है, जो ये चीज लिखी है एक सर्कल है, आप पहचानना बस सीख लो, ये सर्कल है, इट इज सर्कल, तो आप रेडियस बता दो और सेंटर बता दो। सेंटर क्या है, -4,0, तुम समझे नहीं, माइनस खींचना पड़ता है, माइनस खींचने के बाद जो बचे वो कोऑर्डिनेट आएगा। रेडियस इज 3, तो अगर आप इसको प्लॉट कर रहे हैं, सुनो आराम से प्लॉट कर लेते हैं, -4,0 कहां मिलेगा, इधर, तो -4,0 यानी कि अगर 3 रेडियस का खींचोगे तो एक्सिस को टच तो नहीं करेगा, ऐसा करेगा, ठीक है, मान लेते हैं ये रहा, ठीक है, -4,0 क्या सही है, ये रहा, और रेडियस 3, यानी कि यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, -1,0, ठीक है, ये रेडियस 3। अब क्या रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अब आप बात सुनो, जो ये जेड है, जेड ही तो एक्स वाई, यानी कि जेड इस पर घूम रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, जेड इस पर घूम रहा है। दूसरी चीज जो पूछ रहा है उसका मतलब समझे, वो z+1 पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये है जेड की, जेड मतलब एक्स वाई की, हिंदी में बोल रहा हूं, कि -1,0 से डिस्टेंस नहीं आया, क्या ये मतलब है, इसका मतलब तुम समझना बहुत जरूरी है, नहीं आया। जैसे आप लिखते हैं Z1 - Z2, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अरे भाई ये भी तो वैसे लिखा है ना, 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z अलग एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको Z माइनस कॉमन लेके 1 ले सकते हैं, सॉरी माइनस बाहर ले लिया, हाँ 1,0 ले लेता हूं, सॉरी पॉइंट गलत हुआ है, 1,0 लूं, क्योंकि आप इसको लिख सकते थे एक तरीके से Z माइनस ऑफ -1,0 आयोटा, नहीं आया तो मेरी बात समझ में, ऐसा करके, तो वही चीज हो रही है। तो एक तरीके से जो ये मैक्सिमम मिनिमम पूछते हैं, एक तरीके से डिस्टेंस पूछते हैं वो। तो अभी सुनना, आपका जेड इधर घूम रहा है, ठीक है, ये सेंटर है आपका, सेंटर आपका जो इसका मैक्सिमम वैल्यू लाना है। अब ये कहां है, यानी कि 1,0 आप ढूंढ लो, जेड तो यहां है, 1,0 कहां है, वो कहां है, यहां है। तो अब 1,0 से इसका मतलब क्या है, जेड आपका ऐसे घूम रहा है इस पर। अब तुम ही बताओ 1,0 से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, एक ये डिस्टेंस होगी और एक ऐसे ही आगे होगी, नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास करो, बस सवाल बहुत आसान है, इधर भी होगी। तो एक तरीके से इसका रेंज जो होता है, यानी कि mod z+1 जो लाई करेगा वो cp + r, आप ऐसे समझिए, और cp - r के बीच लाई करेगा, नहीं आया तुम्हें समझ में, क्योंकि इसकी मिनिमम डिस्टेंस ये रहेगी यहां से यहां तक, भाई जेड इस पर घूम रहा है, मैं बोल रहा हूं आप z+1 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, देन मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जेड की इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, इसका मतलब ये है, वो जेड बताओ, ठीक है, या वो डिस्टेंस बताओ। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये तो कितना है, ऐसे तो आंसर आ गया, ये कितना है 8 या 6, नहीं 4,0 सेंटर है ना, तो उधर 4, तो सेंटर यहां से देखो, यहां से डायरेक्ट 8 डिस्टेंस हो गई यहां से, या आप चलो इधर देख लो, तो cp + r, हाँ चलो हो गया, cp + r बता दो, बस यही है मैक्सिमम, ये मिनिमम हो जाता है, ये रेंज होता है एक तरीके से, यानी किसी भी चीज का रेंज मिनिमम से मैक्सिमम इतना रहेगा। cp r + cp, क्या cp मतलब ये रही डिस्टेंस, ये p पॉइंट है, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, जेड इस पर है, हमारा p पॉइंट है ना, मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट मैच करते हैं, cp + r, r ये रहा, cp मतलब ये डिस्टेंस होती है भाई पॉइंट की सेंटर से, तो cp + r या cp - r, cp - r, समझ में आया। तो ये मिनिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, आपसे मैक्सिमम पूछा यानी कि बड़ी वाली डिस्टेंस पूछी है, तो cp कितना है आपका, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है 5 हो गया, और r कितना है 3, 5 3 8, ऑप्शन में होगा, नहीं है, क्या पूछा है फिर तो है, क्या -1,0 वो देख लेते हैं एक मिनट, माइनस कहाँ, ये पॉइंट फिर से गलत हुआ, -1,0 से, तो -1,0 से लो भाई, तो -1 माइनस लगा दिया। अब तुम बता दो -4 से -1 कितना होगा, डिस्टेंस 3, तो बस डिस्टेंस चेंज कर लो, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, 3 + 3 अब है 6, अब है, अभी और सवाल मिलेंगे, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हें कहानी समझ में आई क्या, तो ये आपकी कहानी कुछ इस प्रकार से, आप वापस बता देता हूं, देखो इसका भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, अभी देखो निकालते हैं। अगर कहानी पर चले तो कहानी यही होती थी कि कोई भी Z1 माइनस, या बेसिकली 2 ट्राइंगल भी आ जाते हैं, एक मिनट,
मैं एक ही को लेकर बनाता हूं, जैसे मान लीजिए जेड आपका यहां लाई कर रहा है और ये सेंटर है, पी पॉइंट कहीं यहां है, ठीक है। तो क्वेश्चन उनका कुछ ऐसा बनता है, जेड प्लस जेड वन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताएंगे। ये मान लीजिए जेड वन है, यहाँ पर जेड वन देंगे, वो जेड वन कैसे मिलेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ रहे हैं तो जेड वन कैसे मिलेगा वो समझ में आएगा, ठीक है। जेड वन प्लस माइनस जेड वन लिखना चाहिए, ठीक है, यानी कि जेड वन। एक तरीके से ये इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस, फिर से लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड वन, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस है इसका मतलब एक तरीके से, और या फिर ये यहां से यहां तक। तो मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि आप ध्यान से देखें तो ये आर होता है, तो हमें क्या करना है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस लिखनी है सीपी। तो यानी कि यहां से आता है कोई भी जेड माइनस जेड वन, उसका रेंज आ जाता है, दैट इज सीपी प्लस आर या फिर सीपी माइनस आर। बहुत सवाल बन जाते हैं इससे, ये रेंज वाला क्वेश्चन है, यानी कि किसी भी आर्ग्यूमेंट वाला मैंने आपको पहले बताया, आर्ग्यूमेंट कब मैक्सिमम, आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम देखो तो ऐसे, यानी कि इस पॉइंट से अगर आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम मिनिमम देखना हो तो ये मिनिमम आर्ग्यूमेंट, मैक्सिमम इधर वाला आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट से देखना है तो ऐसे देखना पड़ेगा, कहाँ उसे टेंजेंट डालनी पड़ेगी। चलिए, तो ये सवाल हो गया जैसे, और ये सवाल छोड़ते हैं वापस, ये करना है। देखो अच्छा क्या आ रहा है, कह रहे जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर लेस से मत समझना, तो बाहर की तरफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि एक तरीके से कहां से डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम -1/2, 0 पॉइंट ले लिया करो, और इसका सेंटर क्या है 0 0, यानी कि सीपी कितना हो गया वो बताओ। सी मतलब सेंटर और पी ए पॉइंट होता है, पी ए होता है, सीपी कितना हो गया -1/2 या 1/2, डिस्टेंस है ना, पॉजिटिव लेंगे। आर कितना है 2, तो 1/2 + 2, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि इसमें रहेगा मिनिमम। मिनिमम क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, तो 2 - 1/2 ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब देख लो क्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 5/2, और ये कितना हो जाएगा 3/2। क्या कह रहा है ऑप्शन में, यानी कि ये z + 1/2 जो होगा वो लाई करेगा ना 5/2 में और 3/2, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब। तो अब कौन सा ऑप्शन है, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इज इक्वल टू लाइज इन द इंटरवल 1 से 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2, कौन सा ऑप्शन सही है, सी सेकंड। बी लाइज इन द इंटरवल 1 से 2, हाँ 1 से 2 में आ रहा है वैसे तो पक्का सही है, क्योंकि ये कह रहा है इज इक्वल टू 5/2, नहीं इक्वल थोड़ी है, लाइज इन 1 2 सही थोड़ा लग रहा है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ग्रेटर कहाँ है, z + 1/2 कहाँ है ग्रेटर, अरे जो चीज पूछते हैं वो चीज लाई करती है ना, सीपी प्लस आर सीपी माइनस आर में नहीं आया। अब फोटो से समझना चाहते हो, फोटो से समझो तो देखो, ओरिजिन 0 0 था, रेडियस 2 थी, और यहाँ पर 0 0 पर ये बैठा है, ठीक है, सी सी, और पी कहाँ है, पी यहाँ से मिलता है, किस पॉइंट की डिस्टेंस देख रहे हो, तो -1/2, 0 पीछे होगा, तो -1/2, 0 पीछे यहाँ पर ले लेते हैं, -1/2, 0 ये रहा पी। तो आप एक तरीके से ये जो लिखा है ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, कोई भी चीज का मॉडुलस हमेशा डिस्टेंस होता है, यानी कि जेड का डिस्टेंस किससे, -1/2 से, तो यानी कि जेड का डिस्टेंस, तो सीपी, और जेड कहां घूम रहा है, जेड इस पर घूम रहा है, तो यानी कि जेड की मिनिमम डिस्टेंस यहां पर है, ये कैसे लिखा जाएगा, हाँ अंदर ले, अंदर अंदर आएगा बाहर आएगा वो देख लेना जो भी। तो फिलहाल डिफरेंस लेते हैं, तो सीपी माइनस आर सीपी प्लस आर याद रखें, ठीक है। सीपी डिस्टेंस निकाल लिया करें, ओरिजिन और पॉइंट जो वहां से मिलेगा उसके बीच की डिस्टेंस, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी है मुझे लग रहा है, बी है, वो ग्रेटर लेस नहीं। आगे चलते हैं, अभी और सवाल मिल जाएंगे, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल, इस पर आए थोड़ा लंबा चला जाएगा, 1 मिनट तो मैं ये प्रैक्टिस करवा देता हूँ। हाँ ये देखो जैसे सवाल है 19, पूरा देखो सवाल कैसे लाइन से हो जाएगा। अब कहानी देखो, कह रहे हैं Z1 Z2 भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉडल, यानी कि एक ये सर्कल है, पहला सर्कल दिया उसने, तो सर्कल है जिसका सेंटर, सेंटर लिख लेना है आपको, C1 लिख लेता हूँ, 0 0 एंड रेडियस 9, और इधर देखो ये सर्कल 2 है, तो सेंटर 2 कितना आ रहा है 3,4, माइनस बाहर लेते हैं, नहीं आया हमेशा लिखते वक्त, रेडियस 4, फिर कह रहे हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 Z2, और Z1 कहां घूम रहा है, एक सर्कल पर, Z2 दूसरे सर्कल पर घूम रहा है। तो अब अगर इसको प्लॉट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर आएगा, ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं। तो पहला है 0 0 और 9 रेडियस का, और इसकी 4 रेडियस है 3,4 पर, तो पहले 0 0 9 रेडियस खींच दे बड़ा सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया है, सर्कल कहाँ है, सर्कल है अपने पास, एक और बड़ा ले लेते हैं, 2 सर्कल, ठीक है। पहला सर्कल यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, 0,9, 9 रेडियस थोड़ी बड़ी होती है,
ठीक है, तुम इधर चलो तब तक, इनको तब तक मेंशन कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, ये 0 0 और रेडियस 9। 3,4 कहाँ होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सही चलना है। 3,4 यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, 5। सबको समझ में आ रहा है? यानी कि इसका सेंटर क्या है 3,4, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 4, तो उतना ही बनाना पड़ेगा। यानी कि रेडियस 4 है, मैं वही पूछ रहा था, टच करेगा क्या है, ये इस तरह से, और इनको टच करेगा क्या, एक्सिस को, कोई जरूरी नहीं, नीचे करेगा। 3,4 का मतलब होता है यहां तक की ये डिस्टेंस, इसको टच करेगा। रेडियस कितनी है इसकी 4, रेडियस 4 है, तो फिर एक्सिस को टच करवा दो, तो हमारा पॉइंट आगे निकल गया। कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। तो वापस मैं मिटा देता हूं, फोटो तो अच्छा बन गया। ठीक है, ऐसे ना इधर टच नहीं कर रहा क्योंकि 3 है डिस्टेंस। ठीक है, ये 3,4 और ये रेडियस 4। चलिए अच्छा जाने देते हैं। अब कहानी ये है, बात समझो, इस पर कौन घूम रहा है, Z1, तो Z1 बड़े वाले पर है, आप ऐसे मार्क कर लो। और Z2 किस वाले पर घूम रहा है, Z2 पर, इस पर घूम रहा है। अब आपसे इसका मतलब ये क्या पूछा है, ये जो पूछा है इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, एक तरीके से डिस्टेंस दे रहा है ना, Z1 एंड Z2, ये वो यही पूछा है। अच्छा, मिनिमम पूछा है, मिनिमम मतलब जब कम से कम डिस्टेंस रह रही, तो कम से कम डिस्टेंस कहां पर है, जब एकदम से दोनों एक दूसरे के सेंटर को जोड़ते हुए एक लाइन में आ जाए। नहीं आया, सेंटर को जोड़ते हुए एक लाइन में आ जाए, तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूछा है। तो 1 मिनट, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये इसकी रेडियस होगी ना 9, ये टोटल कितनी है 9, और ये 5, नहीं आया, अरे इसकी रेडियस 5 है ना, तो रुकना, 5 कहां तक है, 1 मिनट, ये मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी 4, आराम से, यहां से यहां तक कितनी 4, ठीक है, और इसकी यहां से यहां तक कितनी 9। अब देखो तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, हैं 0, रुक जाओ देख लेते हैं, यहां से यहां तक की, ये तो फिलहाल सर्कल ही है, तो 9 डिस्टेंस यहां तक है, ये कितनी होगी, ये समझ में आ जाए बस। नहीं भाई, ये 5 है पूरी यहां तक, ये 4 है, ये 1 है, यानी यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 4, और ये टोटल 9, तो टच कर रहा है क्या, तो वही तो पूछ रहा था मैं, यहां से यहां तक 5 है, इसकी खुद की रेडियस 5, तो टच ही करेगा ना, थोड़ा डायग्राम गलत हो रहा है, तो 0 आ रही है बीच की डिस्टेंस। समझ में आया? ठीक है, जैसे अगर नहीं आया तो एक और सवाल दे लो, ये भी वैसे सवाल एडवांस में हो जाए। Z इज कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, लेकिन थोड़ा अच्छा है, इसमें 2Z दे दिया है, तो आपको इसके मतलब Z माइनस 3/2 मतलब क्या है, यहां से सेंटर बोले 3,2, रेडियस बोले 2। अब इसको अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 2 पहले बाहर ले ले, क्योंकि हमेशा सर्कल के इक्वेशन में हमेशा Z को अकेला छोड़ना होता है या X को, तो X माइनस बाहर ले लें, तो 6 ही लिख देता हूं मैं, 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2, ऐसे लिखा जाएगा, नहीं, ठीक है। यानी कि आज के दिन अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये तो सर्कल पे घूम रहा है कहीं तो 3,2 पर, और रेडियस 2, ठीक है, तो ये 3,2 और रेडियस इज 2, और आपको डिस्टेंस, इसका मतलब अब ये चाहिए, इसकी डिस्टेंस कहां से, Z इस पर घूम रहा है ना, फिर तो Z इस पर घूम रहा है, किस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए 6/2 से, और -5/2, नहीं आया, माइनस तो बाहर लेते हैं ना, आ रहा है समझ में, तो 6/2 कहां पर होगा, कहीं पर भी होगा, मान लेते हैं P यहां पर है, 6/2 और -5/2, अरे कहीं पर भी मान लो, तो आपको CP लाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि CP + R CP - R होता है, मिनिमम बोल रहा है तो CP - R का मॉड ले लेना बस, ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, समझ में आ रहा है, मैक्सिमम, अच्छा तो प्लस कर लो, CP डिस्टेंस बता दो दोनों के बीच, निकाल लोगे, रेडियस भी निकाल लोगे, 2 टाइम्स करके देना बस, लास्ट में आंसर आ जाएगा, 6 या 7 कुछ तो आंसर आएगा, देखो क्या आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोनीज मेथड और आपका ये मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन, आप प्रीवियस और ओपन करना, बहुत ज्यादा सवाल सब पूछे गए। चलिए, तो यहां तक आपने जान लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो सबसे ज्यादा है लोकस,
तो सबसे ज्यादा यहीं से सवाल आते हैं। तो कोनीज मेथड और लोकस के कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ चीजें आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, तो उनसे भी आप रेफर कर सकते हैं। बाकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट जैसे मैक्सिमम मिनिमम आर्गुमेंट बताना, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बताना, वो मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी उसमें और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कई सारे सवाल, देन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है, अच्छा चैप्टर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।